छात्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर जवार आप लोगों के बीच में हाजिर हुआ हूँ खिलजी वंश को लेकर के। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी हैं। 1290 से 1296 तक गद्दी पर बैठते हैं। उसके बाद फिर उनका दामाद या भतीजा अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठते हैं। अलाउद्दीन का समय है वो है 1296 से 1316 तक। अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर कैसे बैठे मैं आपको बताता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी अभियान के लिए गए। देवगिरी अभियान के लिए गए, वहाँ से एक अकुत संपत्ति लेके आए। अकुत संपत्ति लेकर के आ रहे, तो कड़ा मानकपुर इलाहाबाद के पास में जगह है, जिसको वर्तमान में प्रयागराज कहते हैं। प्रयागराज में आकर के उसने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया, स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर दिया और चाचा को निमंत्रण दिया कि चाचा जी आप आ जाएं, मैं बहुत संपत्ति लेके आया हूँ। इस संपत्ति को मैं आपको देना चाहता हूँ। चाचा जी दौड़े-दौड़े चले आए, दौड़े-दौड़े चले आए और हाथी पे बैठ कर के उसने पहले से ही षड्यंत्र रच रखा था। एक गड्ढा खुदवाया, गड्ढा खुदवाने के बाद उसमें बाँस बिछवाए, बाँस बिछवाने के बाद फिर उसके ऊपर पांडाल लगाया और पांडाल लगाए तो बढ़िया लगा के गद्दी-वद्दी स्टार्ट कर दी, शुरू कर दी उसने। जब जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी आए पांडाल के नीचे, तो हाथी उसके अंदर चला गया। हाथी के बाद वो भी चले गए और मर गया। मर गया, उसी समय उसने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया। स्वतंत्र शासक घोषित करने के बाद सीधा दिल्ली आया और दिल्ली में उसने अपना डेरा जमाया। दिल्ली में डेरा जमाया, सबसे पहले आकर के उसने उसके जो परिवार था, उनका जो बेटा था अरकुली खां को मार दिया और उसके परिवार का समूल नाश कर दिया पूरी तरीके से। और उसने कत्लेआम करने के बाद उनकी फैमिली को मार दिया। बलबनी अमीर थे, यानी बलबन के अमीर थे और जलाली अमीर, जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी के अमीर, उनको भी मार दिया। निरंकुश, तानाशाह शासक हम उनको कहते हैं। इस तरीके से ये फाउंडर मैन तो थे जलालुद्दीन, लेकिन पूरी तरीके से इन्होंने क्या किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। साम्राज्य का विस्तार करने के लिए हमें प्रशासनिक व्यवस्था की ज़रूरत होती है। प्रशासनिक व्यवस्था की ज़रूरत होती है तो हम किसी न किसी राज्य पर आक्रमण करते हैं। आक्रमण करते हैं तो सेना चाहिए, सेना चाहिए तो सेना के अधिकारी भी चाहिए। तमाम प्रकार के संसाधन हमें आक्रमण करने के लिए चाहिए, तब जाकर के हम अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकते हैं। अलाउद्दीन के राज्यारोहण के साथ सल्तनत के साम्राज्यवादी युग का सूत्रपात हुआ और कहा जाता है ये बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, बहुत साहसी व्यक्ति था। कड़ा मानकपुर के पास तभी उसने 1292 में मालवा पर आक्रमण किया और भिलसा को लूटा और कुछ संपत्ति एकत्रित की। अलाउद्दीन ने स्वयं को कड़ा मानकपुर का स्वतंत्र शासक घोषित किया और उसने अपना राज्याभिषेक दिल्ली में बलबन के जो लाल महल था उसमें करवाया। अलाउद्दीन के समकालीन अमीर खुसरो, परवर्ती ईसामी, दोनों उसको कहते हैं भाग्यवादी हैं। देखो कैसे व्यक्ति को, ये लेखक जो थे उस समय क्या कहते हैं कि ये तो बहुत ही भाग्यवादी अच्छा व्यक्ति है। अपने लगातार युद्धों से अलाउद्दीन ने अपनी सल्तनत में प्रभावशीलता या प्रभावशाली विस्तार किया। उत्तर भारत में यानी आधुनिक में पंजाब है, सिंध है, उत्तर प्रदेश है, इनमें अपना केंद्रीय शासन स्थापित किया। केंद्रीय शासन स्थापित किया, यहाँ से सीधा भारत के किसी भी कोने में आक्रमण तो करेगा ही, लेकिन उसकी प्रशासनिक व्यवस्था कोई संभाल सकता है। अधिकांश मध्य भारत में चंदेरी है, एलिचपुर है, उज्जैन है, मांडू है और महत्वपूर्ण स्थान थे ये उस समय। मध्य प्रदेश के 3 स्थान है, चंदेरी है, उज्जैन और मांडू, तीनों मध्य प्रदेश में आते हैं और क्या है, एलिचपुर भी है। ये केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त प्रांतपतियों के सीधे नियंत्रण में थे। और आगे चल के हम देखते हैं
कि राजपूताना, यादव, होयसल और काकती राज पर करद यानी कर लेकर के उनको जीत लिया और कर लेकर के उनको छोड़ दिया, यानी गुजरात सल्तनत का एक प्रांत भी था। पांड्य राजाओं ने अलाउद्दीन के कभी अधीनता स्वीकार नहीं, ये क्वेश्चन आया है कि ऐसे कौन से राजवंश था जिसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की। वो पांड्य राज्य था दक्षिण में। बंगाल, बिहार, उड़ीसा आदि प्रांतीय दिल्ली सल्तनत के स्वतंत्र राज्य थे। बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, ठीक, और जम्मू कश्मीर है, ये स्वतंत्र राज्य घोषित हो गए थे। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण हुए और उनसे निपटने के लिए उसने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई और पूरी तरीके से उसने इसमें कामयाब भी रहा। और इसने एक काम और किया, विजय और शत्रुओं को मित्र बनाने की इसमें कला थी, विजय प्राप्त करने की, और जो दुश्मन हैं उनको मित्र बनाने की कला इसमें थी। तो कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि ये तो सचमुच में अकबर के समान था, अकबर के समान था। और 1303 में चित्तौड़ विजय अलाउद्दीन के एक नवीन विजय थी। इसके पूर्व इसे किसी सुल्तान ने नहीं जीता। कितने मुस्लिम सुल्तान हुए लेकिन चित्तौड़गढ़ को किसी ने नहीं जीता। उसने चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र के नाम पर, खिज्र खां के नाम पर रख दिया। उसको खिजराबाद भी कहते हैं। इस अभियान में अमीर खुसरो स्वयं गया था। उनका जो लेखक था अमीर खुसरो, वो स्वयं गया था इसमें और साथ में था। 1301 में रणथंभौर के राज्य को अलाउद्दीन ने दिल्ली सल्तनत में विलय कर लिया। किसको? रणथंभौर को उसने शामिल किया। उसके बाद चित्तौड़ का नाम उसने कर ही दिया। परंतु राजपूताना के अन्य प्रदेशों के शाही कानूनों के अंतर्गत लाने का कोई प्रयास नहीं किया। उसने रणथंभौर को तो जीत लिया लेकिन अन्य जो क्षेत्र थे उनको शामिल उसमें नहीं किया। जोधपुर में एक संस्कृत शिलालेख है। संस्कृत से शिलालेख में लिखा है कि अलाउद्दीन देवतुल्य शौर्य पराक्रम से पृथ्वी अत्याचार से मुक्त हो गई है। उस संस्कृत अभिलेख में ये लिखा है, क्या लिखा है कि जो अलाउद्दीन है देवताओं के समान हैं और उसके शौर्य से पृथ्वी अपराधियों से मुक्त हो गई है। ये उस संस्कृत अभिलेख में लिखा है। उसने देवगिरी के शासक रामचंद्र को राय रायन की पदवी दी और चंदोवा देकर के सम्मानित किया और 1 लाख सोने के टंके, गले में सोने की मूर्ति जो थी, उसने नवसारी का जिला उसके राज्य में शामिल कर लिया। इतना देकर के रामचंद्र ने अलाउद्दीन के आक्रमण से बाध्य होकर प्रतिवर्ष एलिचपुर की आयका यानी एलिचपुर जो जगह है वहां का उसको प्रतिवर्ष आय देगा। इतना डरपोक था वो। अलाउद्दीन का प्रथम अभियान 1258 में गुजरात के विरुद्ध हुआ। वहां का शासक बघेल शासक राजपूत कर्ण था। इसी अभियान के समय कैम्बे से उसको मलिक काफूर मिल गया। मलिक काफूर एक अच्छा व्यक्ति मिल गया उसको। अब मलिक काफूर की सहायता से देखो क्या क्या करता है। अलाउद्दीन के समय दक्षिण में सबसे पहला आक्रमण उन्होंने तेलंगाना पर किया। तेलंगाना का शासक प्रताप रुद्रदेव था। इस बात को ध्यान से सुनना, तेलंगाना का जो शासक है प्रताप रुद्रदेव है। द्वितीय ने अपनी एक सोने की मूर्ति बनवाकर
गले में डालकर, जंजीर डालकर, और उसके सामने अलाउद्दीन खिलजी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। किसने? प्रताप रुद्रदेव तेलंगाना का शासक था। गले में जंजीर या चैन, सोने की माला, उसके सामने आत्मसमर्पण किया। अपनी उसने एक मूर्ति बनवाई। इस अवसर पर प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को जो हीरा है, कौन सा हीरा है? कोहिनूर हीरा है, डायमंड है, वो उसको दिया। धन की दृष्टि से पांड्य राज्य का अधिकार किया, और आक्रमण करने के बाद यह पहला पांड्य राज्य पर आक्रमण था मलिक काफूर का। दक्षिण भारत के देवगिरी नरेश रामचंद्र और होसल के नरेश बल्लाल सेन दिल्ली अलाउद्दीन के दरबार में दोनों आए। कौन 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 आए? इसमें देवगिरी के रामचंद्र आ गए और होसल के नरेश बल्लाल देव आ गए। आकर के क्या करते हैं? अलाउद्दीन के दरबार में आए तो बल्लाल देव ने अलाउद्दीन को एक विशेष खिलत, एक मुकुट छत्र दिया, 10 लाख टंकों की थैली दी। बल्लाल देव ने डर के मारे उसको बहुत सारा धन और पैसा दिया। दक्षिण भारत के राज्यों पर आक्रमण करने में अलाउद्दीन का धन और विजय लालसा दोनों थी। और दिल्ली सल्तनत प्रथम सुल्तान था जिसने विंध्याचल पर्वतमाला को क्रॉस करके आक्रमण किया। अलाउद्दीन के समय मंगोलों के आक्रमण बहुत हुए और उसकी एक ही इच्छा थी कि कैसे भी करके मैं धन प्राप्त करूं। मंगोल आक्रमण सुरक्षा के लिए उसने 1304 ईस्वी में सीरी को अपनी राजधानी बनाई और उसकी किलेबंदी करवाई। सीरी किला है। अलाउद्दीन ने सिकंदर सानी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, अलाउद्दीन ने कौन सी उपाधि धारण की? अलाउद्दीन ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की और अपने नाम के सिक्के ढलवाए, उस पर अपने नाम के सिक्के ढलवाए और मुद्रा। और हम बात करते हैं उसकी प्रथम योजना जो थी, एक नवीन धर्म की स्थापना करना था और सिकंदर के समान पूरी दुनिया में अपनी पताका फहराना चाहता था। ईसामी के अनुसार शासन का किसी प्रदेश पर न्याय होता है। न्याय ऐसा होता है जैसे किसी बगीचे पर मानसून आ गया है। अलाउद्दीन काल में विद्रोह हुए अकद खां का, मलिक उमर का, मंगू खान, हाजी मौला, नवीन मुसलमानों द्वारा। इसमें नवीन मुसलमानों का विद्रोह बहुत हुआ। राज्य के विद्रोह के दमन के लिए 4 अध्यादेश जारी किए। अमीर वर्ग की संपत्ति जब्त करके खालसा कृषि योग कर दिया जाए। जो अमीर वर्ग है उनकी संपत्ति को क्या है, राज्य में शामिल किया जाए। दूसरा था गुप्तचर प्रणाली का गठन किया जाए, दूसरी योजना हो गई। तीसरी हो गई दिल्ली में दारू बंद कर, मद निषेध कर दिया जाए, शराब बेचना बंद किया जाए। चौथा है अमीरों के परस्पर आपस में जो मेल मिलाप होते हैं, अमीरों के आपस में जो उत्साह होते हैं, उत्सव होते हैं, कोई प्रोग्राम होता है, उसको बंद किया जाए। इस तरीके से उसने अपने साम्राज्य को विस्तार करने का प्रयास किया। राजनीतिक आदर्श है उसका सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि राजनीतिक धर्म को कभी प्रवृत्त नहीं होने दिया। खलीफा की सत्ता को मान्यता दी, लेकिन प्रशासन में उसके हस्तक्षेप से, खलीफा को तो मानता था लेकिन उसके हस्तक्षेप को उसने स्वीकार नहीं किया। यामीन उल खिलाफत नासरी अमीर उल मोमिनीन खलीफा का नायब की उपाधि से सम्मानित किया गया। खजान उल फतूह में अमीर खुसरो ने लिखा है कि विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों को सुल्तान, युग विजेता और जनता का चरवाहा जैसी उपाधियों से सम्मानित किया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि विश्व का सुल्तान, जनता का चरवाहा, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान कौन है? अलाउद्दीन खिलजी है। उसने
शासन में न तो इस्लाम के सिद्धांतों को सहारा लिया, न ही उलेमा वर्ग का सलाह ली, और ना ही खलीफा के नाम का सहारा लिया, और निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करता था। मुझे किसी धार्मिक गुरुओं की आवश्यकता नहीं है, मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। प्रशासन सुधार की बात करते हैं तो तमाम प्रकार के प्रशासन सुधार किए हैं इसने। राजधानी की देखरेख करने के लिए दीवान रियासत का नामक एक नवीन पद की स्थापना की, और दीवान रियासत जो था व्यापारी वर्ग के लिए विभाग था, नियंत्रण करता था। मुहतसिब जनसाधारण के आचार का रक्षक और देखभाल करने वाला था। मुहतसिब बाजारों पर नियंत्रण करने का और नाप तौल का इसको निरीक्षण भी करने का एक विभाग बनाया। अलाउद्दीन ने गुप्तचर पद्धति को इस प्रकार से संगठित किया। उसका जो मुखिया था बारिद ए मुवालिक या बरीद ए मुवालिक, इसको हम संदेश वाहक भी कहते हैं। बरीद के अतिरिक्त अलाउद्दीन ने अनेक सूचनादाता नियुक्त किए, मुनिहन या मुन्नी कहलाए। जो सूचनादाता उसको मुनिहन या मुन्नी कहते थे। खालसा अथवा रचित प्रदेशों का प्रशासन केंद्र द्वारा किया जाता था। अमीर और सेना इसका प्रशासक संभालते थे। दिल्ली के आसपास प्रदेश इस पद्धति के, जो दिल्ली का क्षेत्र है अड़ोस पड़ोस का, वो इसके क्षेत्र के अंतर्गत आते थे, खालसा और रचित प्रदेशों के। सैनिक सुधार में उन्होंने विशेष प्रकार का एक कोतवाल तैयार किया, विवेकशील सेनानायक तैयार किए, होशियार बुद्धिमान। अलाउद्दीन ने सेना का केंद्रीकरण किया। उसकी स्थायी सेना गठित की और सीधे भर्ती केंद्रीय कोषागार से होती थी। अब इधर उधर से भर्ती न करते, सीधा सम्राट ही सुल्तान ही भर्ती कर रहा है। और यहाँ इन्होंने एक काम किया, सैनिकों को पहली बार इसने नगद वेतन देना शुरू किया। सेना की इकाइयों का विभाजन 1000, 100, 10,000 अधिकारी आधारित खानों, मलिकों, अमीरों, सिपह सलार के अंतर्गत किए और विभिन्न प्रकार की टुकड़ियां बनवाई, जिसको हम तुमन कहते हैं। निरीक्षण करके नियुक्ति किए गए सैनिकों को सरकारी भाषा में शामिल किया गया। जो भी निरीक्षण किया गया उसको सरकारी जो भाषा थी उसमें मुर्तब कहा गया। जो सरकारी भाषा है, लिखने वाले हैं, सैनिकों को जो सरकार काम कर रहे हैं, उसको मुर्तब कहा गया। आर्थिक सुधार की बात करते हैं तो विशेष प्रकार के इन्होंने आर्थिक सुधार किए। आर्थिक सुधार में इनकी जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है मार्केट कंट्रोल पॉलिसी है। मार्केट कंट्रोल पॉलिसी में क्या किया है इन्होंने कि जो व्यक्ति सेठ है, व्यापारी है, कम तौल रहा है, तो उसके शरीर से उतना ही मांस काट लिया जाता था। ये इनके शासन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कोई व्यक्ति इनके शासनकाल में भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं करे। आगे चल के इन्होंने जो कदम उठाए थे वो बहुत शानदार थे, बहुत अच्छे थे। निर्माण कार्य की अपन बात करते हैं तो निर्माण कार्य में घोड़ा दाग ने सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरुआत की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं भू राजस्व का जो कर था 1/2 कर दिया बढ़ा करके। खुम्स धन के लूट का एक कर था 1/4 कर दिया, के स्थान पर 3/4 किया। व्यापारियों की बदमाशी रोकने के लिए इन्होंने मूल्य नियंत्रण पद्धति यानी एक फिक्स रेट कर दी, जिससे कोई व्यापारी ज़्यादा कीमत न ले सामान की। जमीयत खाना मस्जिद बनवाई, अलाई दरवाजा बनवाया, सीरी का किला, 1000 खम्भ का महल अलाउद्दीन ने स्वयं निर्माण कराया। अलाई दरवाजा की इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है और देवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने ही चलाया।
आगे चल के अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक वस्तुओं का एक परमिट जारी किया। सहना ए मंडी प्रत्यय बाजार की बाजार अधीक्षक नियुक्त किए। सराय ए दल वस्त्र है, शक्कर है, जड़ी बूटी है, मेवा है, दीपक का तेल है, निर्मित वस्तुएं बिकने वाली आती थी सराय ए अदल में। इनके दरबार में खजानुल फतू अमीर खुसरो रिहला इब्न बतूता ने किताब लिखी और फतू उल सलातीन ये किताब ईसा में लिखी। विभिन्न प्रकार के कर लगाए और इनको मुबारक खां ने खलीफा की उपाधि धारण की। मुबारक के वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 को इसकी हत्या कर दी और दिल्ली के सिंहासन पर स्वयं बैठा। हम ज़्यादा इसकी बात न करते हुए इसकी जो हत्या की है वो है अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 को। इसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी गद्दी पर बैठे और दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी को बिना वस्त्र की स्त्रियां और पुरुष की संगत बहुत पसंद थी। कभी कभी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी महिलाओं के भेष में दरबार में आ जाता था। बर्नी ने कहा है कि ये कभी कभी बिना कपड़ों के भी दरबारियों के बीच नग्न अवस्था में आ जाता। मुबारक खां ने खलीफा की उपाधि धारण की और 15 अप्रैल 1320 को कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर दी गई और स्वयं मुबारक में चले गए, ठीक, और तुगलक वंश की स्थापना होती है। खुसरो खां ने पैगंबर की सेनापति की उपाधि धारण की। खुसरो खां ने पैगंबर शाह की उपाधि धारण की। अब यहाँ से तुगलक वंश स्टार्ट होता है। तो अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी या कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ये दोनों अंतिम थे। यानी अंतिम की बात करेंगे तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी है और 1316 से 1320 तक इसका शासन है और एंड ऑफ लाइफ हो जाती है। छात्रों, अलाउद्दीन खिलजी संबंधित विभिन्न क्वेश्चन इससे बनते हैं जो आपको देखना है। लास्ट में यही कहूँगा, इस चैनल को द हिस्ट्री लाइव को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। लास्ट में यही कहूँगा, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। धन्यवाद।